नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं दीपक डोभाल। हम एक बार फिर लेकर हाजिर हैं आरएस टीवी विशेष। आज हम बात करेंगे पेरिस में शार्ली एब्दो के दफ्तर हुए हमले की। साथ ही बताएंगे कि आखिर क्यों हुआ ये हमला और कौन थे हमलावर। दुनिया भर के देशों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे निंदनीय और घिनौनी हरकत करार दिया है। उधर फ्रांस में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और क्या है कुछ खास इस पूरे मामले के बारे में, ये आगे देखेंगे आधे घंटे में। शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष निशाने पर मीडिया। तो फ्रांस में शार्ली एब्दो मैगजीन पर हमला करने वालों की खोज के लिए सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। फ्रांस की पुलिस का दावा है कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है, लेकिन इस बीच एक हमलावर ने आत्मसमर्पण कर दिया है। हमले के बाद फ्रांस समेत दूसरे यूरोपीय देशों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हालांकि इस बीच फ्रांस में 2 और हमले हुए, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। शार्ली एब्दो में छपा एक कार्टून आतंकियों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने पत्रिका के संपादक, रिपोर्टर, कार्टूनिस्ट सहित 10 पत्रकारों और 2 पुलिस वालों को गोलियों से भून दिया। ये पहली बार है कि किसी हमले में इतने पत्रकार मारे गए हैं। फ्रांस की पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की पहचान कर ली गई है और उनकी खोज के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान उत्तर पूर्वी शहर रिम्स में चल रहा है। पुलिस का अनुमान है कि यहां एक हमलावर का घर है। एक संदिग्ध हामिद मुराद के आत्मसमर्पण करने की खबर है। खबरों के मुताबिक 18 साल के हामिद मुराद ने सोशल मीडिया में नाम आने के बाद बुधवार रात खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस और खुफिया एजेंसियां उससे गहन पूछताछ कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि इस हमले में हामिद मुराद के अलावा 34 साल का कोआची और 32 साल का शेरिफ कोआची भी शामिल थे। पुलिस ने दोनों की तस्वीरें भी जारी की हैं। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। Ces hommes, cette femme, sont morts pour l'idée qu'ils se faisaient de la France, c'est-à-dire la liberté. Ce sont aujourd'hui nos héros. Et c'est pourquoi demain sera une journée de deuil national. Je l'ai décrété. Il y aura à 12 heures. फ्रांस में मुस्लिम समुदाय की संख्या 50 लाख से ज्यादा है। सरकार कोशिश कर रही है कि इन हत्याओं की प्रतिक्रिया में अप्रवासियों पर किसी तरह की आफत न आए। हर जगह होने वाले विरोध प्रदर्शनों में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। फ्रांस के धार्मिक नेताओं ने इन हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि हमलावर इस्लाम के प्रतिनिधि नहीं हैं। Nous avons voulu exprimer tout d'abord l'émotion mais indicible, une très vive émotion majeure, historique par rapport à ce qui s'est passé d'horrible ce matin et de condamnable. Nous avons voulu également apporter notre témoignage. पेरिस में शार्ली एब्दो के दफ्तर में यह हमला बुधवार को उस वक्त हुआ जब संपादकीय बैठक चल रही थी। इस बैठक में पत्रिका के संपादक स्टीफन शार्वोनियर, कई पत्रकार और फ्रांस के 4 बड़े कार्टूनिस्ट मौजूद थे। आतंकवादियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर इस्लाम समर्थक नारे लगाते हुए दफ्तर में घुसे। बताया जा रहा है कि वो पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून से नाराज थे, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये हत्याएं किसी कार्टून से नाराज होकर उत्तेजना में नहीं, बल्कि पूरी तरह सोच समझकर की गई। घटना के तुरंत बाद फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने कैबिनेट की आपात बैठक की। इसके बाद फ्रांस समेत दुनिया भर के फ्रांसीसी दूतावासों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया। इधर शार्ली एब्दो पर हमले के बाद दिल्ली में भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शार्ली एब्दो के दफ्तर में हमले के बाद बुधवार को एक कार में भी विस्फोट हुआ, जबकि गुरुवार को 2 पुलिस वालों को एक बंदूकधारी ने गोली मार दी। हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। इस घटना का शार्ली एब्दो हमले के साथ फिलहाल कोई संबंध नहीं बताया जा रहा। प्रशांत पांडे, राज्यसभा टीवी।
और पेरिस की व्यंग पत्रिका शार्ली एब्दो के दफ्तर पर आतंकी हमले की पूरी दुनिया ने कड़ी निंदा की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे कायराना हमला करार दिया है। दुनिया के अलग अलग मुल्कों में शार्ली एब्दो के पक्ष में शांति प्रदर्शन भी हो रहे हैं और भारत समेत कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने इस घटना पर गहरा शोक जताया है। पेरिस से करीब 6000 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। शार्ली एब्दो के दफ्तर में मारे गए पत्रकारों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। यही मंजर ब्राजील से लेकर अफ्रीका और यूरोप के देशों में देखने को मिल रहे हैं। एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी शार्ली एब्दो के पक्ष में लोग जमा हो रहे हैं। ये किसी भी मीडिया दफ्तर पर अब तक के सबसे बड़े हमलों में एक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना को निंदनीय और घिनौनी हरकत करार दिया है। उन्होंने फ्रांस के अवाम के साथ सहानुभूति जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र ने पूरी घटना पर गंभीर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने इस हमले को विभाजनकारी बताया है। This horrific attack is meant to divide. We must not fall into that trap. Around the world, we must stand strong for freedom of expression and tolerance and stand against the forces of division and hate. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित दुनिया के कई मुल्कों ने घटना पर चिंता जताने के साथ कहा है कि ऐसे हमलों का जवाब दिया जाएगा। बुधवार के हमले के बाद फ्रांस सहित पड़ोसी मुल्कों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी FBI ने फ्रांस को जांच में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि वो यूरोप और मध्य पूर्व में रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं। उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। I've reached out to President Hollande of France and hope to have the opportunity to talk to him today. But I thought it was appropriate for me to express my deepest sympathies to the people of Paris and the people of France for the terrible terrorist attack that took place earlier today. यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष मार्टिन शुल्ज ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, जापान, दक्षिण कोरिया, इक्वाडोर, ब्राजील, चीन और इजराइल सहित दुनिया के कई मुल्कों ने इस पर गहरी चिंता जाहिर की है। We are with the victims and we are with the French nation. In a moment where the values of our society are attacked by terrorists, we should stick together to defend our values. Freedom of press, freedom of speech, mutual respect and tolerance. We must never allow the values that we hold dear of democracy, of freedom of speech to be damaged by these terrorists. Was heute in Paris passiert ist, ist ein barbarischer Anschlag gegen die Werte, in denen wir zusammenleben in Europa. Wir verurteilen das. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in Frankreich, insbesondere bei denen, die heute Opfer zu beklagen haben. इटली की सीनेट में शार्ली एब्दो के दफ्तर पर हुए हमलों के बाद 1 मिनट का मौन रखा गया। कई देशों में फ्रांस के दूतावास के सामने लोग संवेदना और सहयोग जाहिर करने पहुंचे। दुनिया भर में पत्रकारों ने इस घटना की तीखी आलोचना की है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में पत्रकारों ने प्रदर्शन किया और शार्ली एब्दो पत्रिका के साहस की तारीफ की। आज हर देश की मीडिया ने पहले पन्ने पर इस घटना का विस्तृत ब्यौरा दिया है। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और विशेष में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए दुनिया के देशों की क्या तैयारी है। आप देख रहे हैं विशेष, और विशेष में आज बात हो रही है पेरिस में शार्ली एब्दो पत्रिका के दफ्तर पर हुए हमले की।
शार्ली एब्दो पत्रिका फ्रांस में 45 सालों से छप रही है। 1969 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसका नाम दूसरा था, लेकिन बाद के दिनों में मौजूदा नाम से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। तीखे व्यंग और कार्टून के चलते ये पत्रिका कई दफा विवादों में भी रही। शार्ली एब्दो पत्रिका पर बुधवार के हमले की मुख्य वजह एक कार्टून के विवाद को बताया जा रहा है। इस कार्टून पर लोगों ने पहले भी आपत्ति जाहिर की थी। वामपंथी रुझान वाली शार्ली एब्दो पत्रिका में संवेदनशील कार्टून छपते रहे हैं। फ्रांस समेत कई पड़ोसी देशों के धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध भी किया है। शार्ली एब्दो पत्रिका की शुरुआत 1969 में हुई थी। तब इसके संस्थापक संपादक फ्रांको कवाना इसे हाराकिरी नाम से छापते थे। हाराकिरी उस वक्त मासिक पत्रिका थी, लेकिन फ्रांको ने हाराकिरी एब्दो नाम से साप्ताहिक पत्रिका निकालनी शुरू की, जिसे मौजूदा शार्ली एब्दो की शुरुआत मानी जाती है। 1970 में प्राकृतिक आपदा पर छापे एक अंक के बाद इस पर पाबंदी लगा दी गई। इसी प्रतिबंध से बचने के लिए पत्रिका ने नाम बदलकर शार्ली एब्दो रखा, लेकिन प्रकाशन को एक बार फिर 1981 में बंद करना पड़ा। पत्रिका अगले 10 साल तक बंद रही। 1992 में पहली खाड़ी युद्ध के बाद पत्रिका का नए सिरे से प्रकाशन शुरू हुआ। उस वक्त इस साप्ताहिक पत्रिका की 1 लाख प्रतियां फ्रांस में बिकती थीं। 2006 में पत्रिका को लेकर बड़ा विवाद सामने आया, जब इसमें पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छपा। इस कार्टून का कई देशों में विरोध हुआ। फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉक शिरोक ने भी आलोचना की और उसे भड़काऊ बताया। इस अंक के बाद पत्रिका ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। बाद में राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी और फ्रांसवा ओलांद ने व्यंग को लेकर फ्रांस की पुरानी परंपरा का हवाला देकर पत्रिका का बचाव किया। 2011 में एक बार फिर पत्रिका पर विवाद हुआ। 2012 में धार्मिक मामलों पर छपे कार्टून्स को लेकर विरोध तेज हुआ और इसका दायरा फ्रांस की सीमा से निकलकर मध्य पूर्व और अमेरिका तक पहुंचा। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। पेरिस जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद विरोधी नेटवर्क स्थापित करना अब जरूरी हो गया है। भारत हमेशा से ही इसकी मांग करता रहा है, लेकिन अब भी दुनिया के देशों के बीच जरूरी सहमति नहीं बन पाई है। पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली में दुनिया भर के देशों का म्यूनिख सिक्योरिटी सम्मेलन हुआ। तब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए एक समग्र समझौता बनाने की मांग की थी, लेकिन समझौता तो दूर, अब तक आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा भी नहीं बन पाई। आतंकवाद को अब भी वैश्विक नहीं बल्कि द्विपक्षीय मसला मानकर हल करने की कोशिश की जाती है। वर्धमान धमाके के बाद बांग्लादेश और भारत के बीच सहयोग इसकी बड़ी मिसाल है। When I say international cooperation, I also mean that there should be a uniform definition of a terrorist and terrorism. If you don't have that, whatever organizations or institutions you frame will not work. दरअसल अमेरिका में 9/11 हमले के बाद आतंकवाद को पहली बार वैश्विक समस्या माना गया, लेकिन हमले के 14 साल बाद भी इससे निपटने के लिए वैश्विक मानदंड तय नहीं हुए। साझा रणनीति भी अब तक नहीं बन पाई है। संयुक्त राष्ट्र में कुछ प्रस्ताव जरूर पारित हुए, लेकिन आतंकवाद पर ये समग्र प्रस्ताव नहीं हैं। साझी कार्रवाई की दिशा में ये सबसे बड़ी अड़चन है। Right now there is no international mechanism against terrorism. There is the normal security mechanism which operates through the Security Council. The United Nations has passed several resolutions against terrorism. But one critical resolution issue is still left, which is the definition of terrorism. आतंकवाद के मसले पर कई देशों ने भारत के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी धर्म को आतंकवाद से अलग कर देखने की प्रवृत्ति गई नहीं है। यही वजह है कि कई बार कई देश आतंकवाद का मुकाबला करने की बजाय आतंकवाद को प्रश्रय देने लगते हैं। कुआलालंपुर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC सम्मेलन में आतंकवाद पर सहमति के आसार बने थे, लेकिन पाकिस्तान समेत कुछ देशों के कारण ये संभव नहीं हो पाया। 9/11 के बाद संयुक्त राष्ट्र में काउंटर टेररिज्म कमेटी भी बनी, वो भी परिभाषा के सवाल पर ही जद्दोजहद कर रही है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और दुनिया के तमाम देशों में अभिव्यक्ति की आजादी पर आक्रमण की परंपरा पुरानी है। कभी ये सरकारी सिस्टम की ओर से होते हैं तो कभी ताकत के बल पर कलम को चुप कराने की कोशिश की जाती है। अब सवाल ये है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर वाकई में
किसी नियंत्रण की जरूरत है? देखिए खास रिपोर्ट। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति की आजादी पर अरसे से बहस जारी है। पेरिस में आतंकी घटना के बाद ये बहस नए सिरे से शुरू हो गई। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अभिव्यक्ति की आजादी एक मौलिक और नैसर्गिक अधिकार है, लेकिन कोई प्रयास जिसमें हिंसा का सहारा लिया जाए उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। दायरा जो है ये तय करेंगे पत्रकार खुद जिस मुहाशरे में हैं, और उस अब फ्रांस के अंदर जो मुहाशरा है, जाहिर है कि ये हिंदुस्तान के अंदर या किसी और देश के अंदर या मिडल ईस्ट के देशों के अंदर इसमें फ़र्क होगा। तो वो सोसाइटी का मुहाशरा है, आपको एक तरह से मान के चलना पड़ेगा। तो लेकिन डिबेट होना चाहिए। डेनमार्क के कई अखबारों ने 2006 में पैगंबर मोहम्मद को लेकर कई कार्टून छापे थे, जिसका दुनिया भर में विरोध हुआ। इन कार्टूनों के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने लेबनान की राजधानी बेरूत में डेनमार्क के दूतावास को आग लगा दी थी। यूरोप के कई देशों में विरोध प्रदर्शन भी हुए। हिंसा का रास्ता इख्तियार करने वालों का तर्क है कि मीडिया अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आस्था से खिलवाड़ करती है। जब आपको ऐसी स्वतंत्रता मिलती है तो उसके साथ आपके ऊपर एक विशेष दायित्व भी आता है कि कहाँ जाएं। पेरिस में जो घटना हुई उसमें दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये डिबेट तो चल ही रहा है, लेकिन साथ में वो एक टेरर एक्ट है। कोई भी टेरर एक्ट वो एक कॉज इफेक्ट को वो बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह के कार्टून पहले भी छापे और अभी भी छापे, उस कारण ये घटना हुई। लेकिन किसी भी टेरर एक्ट को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। भारत में भी अरसे से संवेदनशील मुद्दों पर टिप्पणी को लेकर विवाद होते रहे हैं। हाल ही में धर्मांतरण पर कई नेताओं और संगठनों के बयानों को भी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोलने से जोड़कर देखा जा रहा है। संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दी थी। शीतकालीन सत्र में विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री से बयान की मांग की, जिसके बाद राज्यसभा में कई दिनों तक गतिरोध बना रहा। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार है, लेकिन सवाल है कि इस अधिकार का इस्तेमाल कहां तक हो। क्या इसकी कोई सीमा रेखा है? हालांकि संविधान के अनुच्छेद 19 में ही कुछ पाबंदी की बात भी कही गई है। इसी तरह उभरे सोशल मीडिया के नए रूप पर कई बार सवाल खड़े किए गए। आरोप है कि इनसे भी भावनाओं को चोट पहुंचती है। आतंकी संगठन इसी का फायदा उठाकर हिंसा का सहारा लेते हैं। सीरिया और इराक में सक्रिय आतंकी संगठन ISIS अपने हित के लिए ऐसी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। दुनिया के सामने कई बार साइबर आतंक के हालात भी पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ऐसे खतरों से सतर्क रहने की जरूरत पर जोर दिया है। समुद्र, सी, स्पेस एवं साइबर स्पेस साझा समृद्धि के साथ साथ संघर्ष के रंगमंच बने हैं। जो साइबर हमें जोड़ता था, आज इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए संकट नजर आ रहे हैं। We're going to be in an environment in this new world where so much is digitalized that both state and non-state actors are going to have the capacity to disrupt our lives in all sorts of ways. We have to do a much better job of guarding against that. ऐसा भी हुआ है जब कुछ मीडिया समूहों पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की, हालांकि उनका जोरदार विरोध हुआ। लेकिन सवाल है कि अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा क्या हो। मीडिया में छपी सामग्री पर समाज और सरकार क्या रवैया इख्तियार करे। इन मुद्दों पर समाज के सभी वर्गों से सहिष्णुता की भी अपेक्षा है। राजीव कुमार, राज्यसभा टीवी। और जाहिर है पेरिस में पत्रकारों की हत्या ने पूरी दुनिया में अभिव्यक्ति की आजादी पर एक नई बहस छेड़ दी है। लेकिन विचारों की आजादी पर यह पहला हमला नहीं है। पत्रकारों पर हमलों पर काम कर रही कई संस्थाओं के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पेरिस में शार्ली एब्दो के दफ्तर पर आतंकी हमले से पूरी दुनिया स्तब्ध है। ये कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी बीते सालों में मीडिया और पत्रकारों को निशाना बनाया गया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के मुताबिक 2014 में दुनिया भर में करीब 118 पत्रकार और मीडिया कर्मी मारे गए, जबकि अमेरिका में न्यूयॉर्क की संस्था कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने दिसंबर में जारी रिपोर्ट में बताया कि 2014 में तकरीबन 60 पत्रकारों की हत्या हुई।
सीपीजे के मुताबिक इनमें से 1/4 पत्रकारों ने विश्व के विभिन्न देशों के संकटग्रस्त इलाकों में जान गंवाई। 2014 में प्रमुख तौर पर जो पत्रकार मारे गए, उनमें समाचार एजेंसी AFP के 40 वर्षीय पत्रकार सरदार अहमद, उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे शामिल हैं, जिनकी काबुल में तालिबानी हमले में मौत हुई। वहीं एसोसिएट प्रेस के एक फोटो पत्रकार अंजा नेड्रिंगउस की भी अफगानिस्तान चुनाव के कवरेज के दौरान हत्या कर दी गई। इनके अलावा सीरिया में 2014 में 2 पत्रकारों की नृशंस हत्या हुई। IS ने अमेरिकी स्वतंत्र पत्रकार जेम्स फोले और स्टीवन सोटलोफ की सिर काटकर हत्या कर दी। इसके अलावा यमन में अल-कायदा आतंकवादियों ने अमेरिकी फोटो पत्रकार ल्यूक सोमर्स की भी इसी साल हत्या कर दी। इसके अलावा पत्रकारों पर बड़े हमलों में पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और जियो न्यूज के संपादक हामिद मीर पर कराची में हमला शामिल है, जिसमें वो मौत को मात देने में कामयाब रहे। सीपीजे की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में तकरीबन 17 पत्रकारों की सीरिया में हत्या हुई। अरब देशों में 4 साल से जारी संकट में अब तक 79 पत्रकारों की जान जा चुकी है। गाजा में इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच 50 दिनों तक चले संघर्ष में 4 पत्रकारों समेत 7 मीडिया कर्मी मारे गए। संगठन ने उजागर किया है कि 2014 में मारे गए पत्रकारों में से आधे पत्रकारों की हत्या मध्य पूर्व में हुई। इसके अलावा सीपीजे ने पाया कि 1992 से लेकर अब तक दुनिया भर में 1106 से ज्यादा पत्रकार और मीडिया कर्मी मारे गए हैं। इनमें से 731 की हत्या हुई, जबकि 228 मीडिया कर्मी क्रॉस फायर या संघर्ष के दौरान मारे गए, जबकि खतरनाक अभियानों के दौरान 1992 से अब तक 144 पत्रकार और मीडिया कर्मी मारे गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की हत्या के 90% मामलों में संबंधित देश किसी को सजा नहीं दिला पाए। सीपीजे ने 2014 में दुनिया में पत्रकारों के लिए 20 सबसे खतरनाक देशों की सूची भी जारी की, जिसमें सीरिया सबसे ऊपर है। इस सूची में भारत का 10वां स्थान है। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। तो देश और विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की खास पेशकश विशेष। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।